नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 9 मई और 9 मई के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा बिल्किस बानो केस। एक शाह बानो केस है और एक बिल्किस बानो है, तो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। दोनों के बारे में पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस क्या क्या चल रहे हैं, उसके बाद इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के ऊपर, फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, एससीओ की भी मीटिंग चल रही है, और सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के ऊपर। सबसे पहला है बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस जो है उसमें दोषी समय नष्ट कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे एक जज हैं, M.K. यूसुफ, उनका ऐसा कहना है। तो इसमें अब देख लेते हैं आगे की। यहाँ पर अभी जो उनके जज हैं एक, उनका ऐसा कहना है कि भाई जो पूरा मामला है उसमें जो गुजरात दंगे हुए थे 2002 में, उसके दौरान जो बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई थी, उस सब पूरे मामले में उम्र कैद से काफी जल्द रिहा हुए पुरुष उनकी खंडपीठ से बचने के लिए अदालती सुनवाई की जो है यहाँ पर चक्रव्यूह एक रच रहे हैं। तो बिल्किस बानो केस जो 2002 में दंगे हुए थे, उस समय जो बिल्किस बानो है वो उस समय 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, और साथ ही साथ उनके साथ एक 3.5 साल की बच्ची थी। परिवार के और 15 सदस्य थे। वहां पर उनके पास जो है वो अचानक से तलवारें और ये सब लेकर के उनमें हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे जो है वो मेल थे। बिल्किस, उनकी माँ और 3 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। और इस पूरे में 17 सदस्यों से में से 8 जो है ना वो उनकी डेथ हो चुकी थी, जबकि 6 का कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर बल्किस बच गई थी, एक आदमी और 3 साल का बच्चा इन पूरे हमले से बच गया था। तो ये पूरा केस था बिल्किस बानो केस, और इस पूरे केस को यहाँ पर किसने चेक किया था? वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो वहां पर उस केस में जो है उनको न्याय नहीं मिला। बदले में उनको धमकी भरे नोटिस आने लगे और फिर उसको गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर सामूहिक बलात्कार हत्या के आरोप में जो व्यक्ति थे उनको यहाँ पर आजीवन कारावास सुनाई गई थी। तो इसी के केस में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई उनको 50 लाख रुपए दिया जाए, एक नौकरी दिया जाए और एक घर के रूप में मुआवजा दिया जाए। और फिर ऐसे ही जो मुंबई का हाई कोर्ट है उन्होंने भी सेम चीज बोली। और फिर उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो भी उन्होंने यहाँ पर 50 लाख रुपए का मुआवजा बोला। गुजरात हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर ये बोल दिया था कि भाई इस पूरे केस में यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ही पूरा देखेगी। तो ये भी पूरा यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है वही पूरा चेक कर रही है। तो अभी उन्हीं के पास है पूरा केस और उन्होंने ही पूरी सारी चीजें चेक करी हैं। अब यहाँ पर जो वो है ना आईपीसी, उसमें सीआरपीसी आता है। आईपीसी के अंदर आता है सीआरपीसी। उसमें जो उसका सेक्शन 432 है, उसमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकार के पास किसी भी सजा को पूरी तरह से या आंशिक रूप से शर्तों के साथ या बिना किसी शर्त के सजा को निलंबित या कम करने का अधिकार जो है वो उनके पास दिया गया है। ठीक है। और धारा 433 यहाँ पर ये कहती है कि केंद्र और राज्य सरकार को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास के संदर्भ में परिहार के भी इनको यहाँ पर काम दिए गए हैं। तो ये पूरा केस इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया। इसके अंदर एक और धारा आती है, धारा 433A। देखो धाराएं आपको पूरी पूरी डिटेल में लर्न करने की नीड नहीं है, सिर्फ आप एक शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लेंगे तभी बहुत है। सारी की सारी आपको धाराएं जो है ना वो लर्न नहीं करनी है।
अगला है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को। तो भारत और मालदीव के रिलेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर तटरक्षक बल एकता हार्बर की जो आधारशिला भी रखी गई है। और किस किस ने रखी है यहाँ पर? ये तो यहाँ पर रखी गई है हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मालदीव्स के मरिया दीदी। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर कहाँ पे उथुरु थीला फाल्गु एटोल, एटोल पता है ना, कोराल रीफ्स का ही एक पार्ट होता है एटोल। तो उन सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर एक, आप कह लीजिए कि वहां पर जा करके एक अलग से इसकी एक स्थापना की है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा इसका, वो कौन यहाँ पे फंड कर रहा है? वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट फंड कर रही है। उथुरु थीला फालू प्रोजेक्ट इंडिया का ही पूरा फंडेड, सबसे बड़ा इंडिया का फंडेड प्रोजेक्ट चल रहा है ये। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ये एक पूरी जो चीज है वो चल रही है वहां पर। 2020 में भी हम लोगों ने एयरक्राफ्ट दिया था मॉलडीव्स को जिसका नाम है डॉर्नियर। उससे पहले हमने एक पेट्रोल वेसल गश्ती जहाज भी दिया था। तो ये सब चीजें हम लोगों के रिवाज में है। और मैं एक चीज बता दूं कि ये जो काम किया जा रहा है, ये सागर के एक जो ऑब्जेक्टिव है ना उसके तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा महत्व है इस चीज का यहाँ पर, क्योंकि वहां पर मॉलडीव में करीब 1200 से ज्यादा आइलैंड है। तो इंडिया वहां पे बहुत डिपेंडेंट है। इंडिया जो है वो ऑयल, अपनी एनर्जी नीड्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है उनके ऊपर। तो जो भी वहां पर कोयले का आता है मोजाम्बिक, पास से ही मोजाम्बिक से आता है, तो वहां से होते हुए दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से भारत के आयात को बढ़ाने के लिए तैयार हो सकता है। साथ ही साथ हमारी जो एक होता है ना कि हम लोगों को नेवी की प्रोटेक्शन बढ़ानी है, अपना नेवल बेसिस बनाने हैं। क्योंकि अभी चाइना जो है वो इंडियन ओशन में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज कर रहा है, एज यू ऑल नो। तो उसके लिए हमें भी किसी ना किसी का सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। प्लस मॉलडीव्स सार्क का भी मेंबर है। और अपने इंडियन 29,000 कुछ इंडियन हैं जो कि मॉलडीव्स में रह भी रहे हैं, जिसमें से कुछ उनकी मेन कैपिटल जो है माले, वहां पे रहते हैं। और अच्छा खासा वहां पे हमारे इंडियन 23% जो है ना, वहां पे जो टूरिस्ट आते हैं वो इंडियन टूरिस्ट ही आते हैं। 23% से भी ज्यादा इंडियन टूरिस्ट है वहां पर। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखने की, काफी ज्यादा तो यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट ही देखने को मिलेंगे आपको। तो 2004 की जब सुनामी आई थी तब भी इंडिया ने काफी अच्छा सपोर्ट किया था। कोविड-19 हुआ तब भी हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारे फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन जो है हमने भेजी थी। मैत्री इनिशिएटिव में हमने वहां पर सी एम्बुलेंस भेजी थी। तो हमारा उनका काफी अच्छा रिलेशन है और इंडिया की तरफ से काफी सारी चीजें वहां पे पहुंच रही हैं। इनके लिए हमने यहाँ पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये करवाया था। $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हमने वहां पर दी है, मतलब माले को बनाने के लिए। फिर वहां का एक जो है धालू एटोल है उसको बढ़ाया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि भाई चाइना का इनिशिएटिव बढ़ता जा रहा है, चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो चाइना की कंपनीज वहां पे बहुत ज्यादा लैंड को एक्वायर करती जा रही हैं। तो बहुत ज्यादा वहां पे ऐसा है कि चीजें जो है वो वहां पे देनी पड़ रही हैं। ठीक है, मतलब इंडिया को काफी सारी जो है चीजें देनी पड़ रही है चाइना को। मतलब ठीक है, तो यहाँ पर चाइना की जो कंपनीज है वो वहां पे ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहां के जो प्रेसिडेंट है यामीन, उन्होंने ये भी बोला था कि भाई जो पूरा मॉलडीव्स है वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। और वहां की जो संसद है जिसका नाम होता है मजलिस, वहां पे उसको अपोज किया गया था। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि भारत को विश्वास में लाए बिना ही चीन के साथ संबंध बढ़ाए जा रहे थे, इसलिए ये प्रॉब्लम आई थी। तो वहां पर उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन तक लॉन्च किया था। कट्टरवाद वहां पे बढ़ते जा रहे थे, मतलब वही ISIS का, इन सब का इन्फ्लुएंस ना बढ़ता जा रहा था। हेलीकॉप्टर का भी एक इशू आया था वहां पर, जब इंडिया ने 2013 में मालदीव को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया जिसका नाम जो था एडवांस्ड हेलीकॉप्टर। तो उसमें भी वहां पर जो है वो ये बोल दिया था कि आप अपने हेलीकॉप्टर वापस ले लो। और जो भी आपके वहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी है उनको भी जो वीजा उनका है वो भी कुछ एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने वहां पर करी थी। तो आगे वही है, आगे के टाइम पीरियड के लिए कि मॉलडीव्स को भी समझना चाहिए कि इंडिया ने वहां पर किस किस तरीके से हेल्प करी है। तो उस पूरे में मॉलडीव्स का भी यहाँ पर पूरी तरीके से योगदान बनता है। और सेम जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, सेम मॉलडीव्स का भी सामने से ही वही सेम चीज होनी चाहिए।
अगला है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की नवीनतम रिपोर्ट की सिफारिशों को पक्षपाती और प्रेरित बताते हुए नाराजगी व्यक्त कर रही है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये बताया गया कि भाई रिलीजियस की फ्रीडम किसकी कितनी कितनी यहाँ पे दे रखी है। इस पूरे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित, आदिवासी इन सब पर जो है भारत में अच्छी खासी फ्रीडम नहीं है। ठीक है, इस रिपोर्ट में हिंसा को दिखाना, अल्पसंख्यकों को तिरस्कार करना, ये सब दिखाया गया, डराना धमकाना, आलोचनात्मक करना। तो ये चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा शो की गई हैं। तो ये चीजें जो है ना इंडिया की गवर्नमेंट ने काफी क्रिटिसाइज करी है। और इसमें ये बोला है भाई यूएस ने कि भारत जो है ना वो एक विशेष चिंता का देश है, इस तरीके से बोला गया है। तो जैसे गुजरात के दंगे हुए थे, तो अमेरिका का भी इसके ऊपर यहाँ पर ये चीज कहना है। तो एक ये रिपोर्ट आती है भाई, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट यूएसए की तरफ से 1998 से शुरू हुई थी, जो कि पूरा चेक करता है कि भाई आपको रिलीजन की कितनी फ्रीडम मिल रही है, सिर्फ लिखी हुई है या आपको मिल भी रही है फ्रीडम। तो इसमें 9 पूरे जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और पूरा यूएसए यहाँ पर चेक करता है, ये बताता है, रिकमेंडेशन देता है। और इस तरीके से ये रिपोर्ट पूरी बनाई गई है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट थी बस, इसमें छोटा सा ही फैक्ट है, इंडिया को काफी इसके अंदर डिग्रेड किया गया, इसलिए इंडिया ने यहाँ पर अपनी नाराजगी भी जताई। बाकी इसमें जो जो प्रोग्रेस होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अगला आर्टिकल है हमारा फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट। देखिए, फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको जो स्ट्रीट्स पे जो आपको सड़कों पे खाना मिलता है ना, सब खाते ही हैं, तो वहां पर साफ सुथरा मिलेगा, ताकि आप 100 कंट्रीज को यहाँ पर एटलीस्ट बहुत ज्यादा साफ यहाँ पे खाना दे सके, 100 हेल्दी खाने। तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है ना कि सबका ऐसा कहना है कि भाई स्ट्रीट फूड खाने के बाद मैं क्या हो गया, बीमार हो गया, तो मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गया। तो स्ट्रीट फूड ना एक नेगेटिव तो होता ही है ना, उसमें खाने में अच्छी चीज यूज नहीं की जाती, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर सरकार जो है ना, वो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए यहाँ पर स्ट्रीट फूड के लिए देगी, जिसमें चाहे उनके लिए पानी साफ सुथरा यूज करना हो, सैनिटाइजर्स यूज करने हो, टॉयलेट की फैसिलिटीज हो, हर चीज की फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएंगी, जिसके अंदर पूरा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। और इस पूरे इनिशिएटिव में जितने भी यहाँ पर लोकल फूड स्टॉल्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उनको सबको यहाँ पर जो है लेकर के आया जाएगा। फूड स्ट्रीट मतलब एक स्वादिष्ट तरीके से किफायती भोजन का स्रोत बना करके पूरी चीजें की जाएंगी। इसका वर्किंग मॉडल अभी तैयार हो रखा है, जिसमें सारे फूड स्ट्रीट्स को मैनेज करने के लिए बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटोर, मतलब कि पूरा एक सुविधा जो है हर एक को यहाँ पर दी जाएगी। तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक जो पूरी चीजें हैं वो यहाँ पर पूरा डिजाइन की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हाइजीन क्वालिटी सारी मेंटेन करते हुए कुछ कोई भी इवेंट और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, तब भी उनका इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर करी जाएंगी। तो फूड स्ट्रीट फेस्टिवल छोटा सा था टॉपिक, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एससीओ की फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग। अभी आपको पता है कि एससीओ की मीटिंग यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की यहाँ पर मीटिंग हुई है गोवा के अंदर, बेंडोलिम, गोवा। इसमें क्या डिस्कशन किया है, सबसे पहले हम की करंट हम पेमेंट्स का माध्यम क्या रखेंगे, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग क्या करेंगे, ईरान और बेलारूस को अगर हम इसके अंदर अपने पूरे इसमें प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, ईरान और बेलारूस को, तो हमें क्या फायदा मिलने वाला है। अभी हम क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में तो आया ही है, और ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में हमारे पास औरों की भी यहाँ पर अभी एप्लीकेशन आ रखी हैं, जैसे कि कुवैत, यूएई, म्यांमार, मालदीव्स, इन सब की भी आई हुई है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करना है, पेमेंट्स का कोलैबोरेशन बढ़ाना है, साथ ही साथ टेररिज्म को खत्म करने की बात है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर टेररिज्म खत्म नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का, तो टेररिज्म खत्म करना ये बड़ा मेन पॉइंट है। ठीक है, रीजनल और सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए चाइना की स्टेटमेंट भी आई है, इसके अंदर पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। तो ये पॉइंट्स पे डिस्कशन यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको भी। बाकी जैसे ही ये मीटिंग पूरी खत्म होगी तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल होगा, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि पूरे के पूरे इसमें क्या डिसाइड किया गया, लाइक पूरे में, पूरे एससीओ की मीटिंग में अभी तक क्या रिजल्ट आया। अभी G20 की तो चल ही रही है, तो वो तो जब कंप्लीट होगी तभी बताऊंगी मैं आपको भी। ये तो पूरा नवंबर में खत्म होगी, दिल्ली में कंक्लूड होगी, तो जो होगा वो मैं सब उस समय बताऊंगी फिर आपको।
अगला है यहाँ पर आरबीआई की रिपोर्ट है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई अगर हम डिजिटल करेंसी लेके आते हैं तो वो पर्यावरण के लिए अनुकूल रहेगी। सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी जो है बाकी सब क्रेडिट कार्ड और सारी चीजों से ज्यादा बेटर एक रिजल्ट दे सकती है। हमें फिजिकल करेंसी को रिप्लेस करके क्या कर देना चाहिए, एक डिजिटल करेंसी। क्यों? क्योंकि फिजिकल करेंसी में क्या होता है, पहले प्रिंट करो, फिर उसको फिर ले करके आओ, छपाई करो उसका, उसको ट्रांसपोर्ट करो, खत्म हो जाएगा। क्या होगा, तस्करियां भी खत्म हो जाएगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन, करप्शन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैश में चीजें कम करनी कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब सेंट्रल बैंक एक ऐसा बोला जा रहा है कि डिजिटल फॉर्म में करेंसी लेकर आएगी। करेंसी नोट्स जो है ना वो फिजिकल नहीं होंगे, डिजिटल ही मिलेंगे आपको। वो आपके पूरा आप पेमेंट करो, आपके पास एक टेंडर रहेगा, आपके पास वो एक सेफ रहेगा। तो वो आपको बैंक नोट वैसे ही नहीं होंगी। तो वो पूरा एक बहुत ही अच्छे तरीके से सेंट्रल बैंक यहाँ पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत लेकर के आएगी, जिसमें आपको एक बेटर रूप में ट्रांजैक्शन करने की सुविधा मिल सकती है। और इसके एडवांटेजेस यहाँ पे क्या होंगे, आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा, 24/7 आपका अवेलेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, 24/7 है। और इंडिया की कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट होगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करनी है वो इजी हो जाएगा। और कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन करना है वो सब इसमें बहुत इजी हो जाएगा। हर कोई इंक्लूड किया जा सकता है इसके अंदर। तो वही है कि अब इसमें क्रिप्टो करेंसी, करप्शन, इन सब की चीजें बहुत बहुत कम हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अभी देख सकते हैं डिजिटल रूबी ट्रांजैक्शन। तो इस टाइप से ही डिजिटल का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये वाला पॉइंट भी पूरा याद रखना है। ये सारी चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए कि इस टाइप से यहाँ पर ये जो है पूरा अरेंज किया गया है। ये है पूरा अरेंजमेंट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट इन इंडिया एक रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बोला गया है, ये रिपोर्ट इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन जो है वो रिलीज करते हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 52% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट है, जिसमें से जो 759 मिलियन हमारे इंटरनेट यूजर है उसमें से 399 ग्रामीण भारत से है। 2025 तक 56 ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर होगा, ग्रामीण क्षेत्र बढ़ते जाएंगे। और सक्रिय इंटरनेट सर्विस में सबसे ज्यादा 54% उपयोगकर्ता शामिल है, जिसमें बिहार में इंटरनेट की उपयोगिता सबसे कम है और गोवा में सबसे ज्यादा है। सारी की सारी बातें टोटली करेक्ट लिखी हुई हैं, आप सभी लोग पढ़ो सारी लाइंस को, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ये हमें ये रिपोर्ट देता है कि भाई इंटरनेट भारत में कितना अमाउंट में है, इंटरनेट कितना कितना परसेंटेज भारत में एग्जिस्ट करता है, वो सारा कुछ हमें यहाँ बताया गया है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन नहीं बताया, इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर और राजस्थान में होता है। लेकिन ये इंटरनेट कौन लोग यूज करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंटरनेट कितने कितने लोग, कौन कौन से लोग यूज कर रहे हैं, कितना परसेंटेज है भारत में, अच्छा खासा आप देख रहे हैं। तो वो अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पे लिखी गई। ठीक है भाई, ये है देखो, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है चाइना में, अच्छे खासे यहाँ पर 5 से 11 के जो उम्र के जो किड्स हैं वो भी अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो उसको यूज कर रहे हैं। इसको आप पूरे डेटा को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है वैशाख बुद्ध पूर्णिमा। अभी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा क्या होती है, ये जो है वैशाखा मतलब मई का जो महीना होता है उसमें आती है। फुल मून डे पूर्णिमा के समय, जो कि लॉर्ड बुद्ध की लाइफ के 3 इवेंट्स, बुद्ध बर्थ कहाँ हुआ था उनका, लुम्बिनी में। एनलाइटनमेंट उनको कहाँ पे मिली थी, बौद्ध गया में, बौद्ध गया है बिहार में। और महापरिनिर्वाण जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, कौन सी जगह है वो, कुशीनारा।
तो इन तीनों इवेंट्स को दर्शाते हुए 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विशाख बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। तो ये भी एक अलग से इवेंट है, याद रखिएगा। बाकी इसमें आपको बुद्धिज्म, जो आप एंशंट हिस्ट्री जब भी पढ़ें तो अपना बुद्धिज्म का टॉपिक जरूर कंप्लीट करके जाएं, बिकॉज बुद्धिज्म के टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है वो पुट अप किए जाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के पूरे आर्टिकल्स, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये सारी सारी चीजें एग्जैक्ट में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, लाइक क्या क्या चीज कहाँ पे है, क्या कहाँ बना हुआ है, क्या है, सारी चीजें, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में बनते हैं। तो उसके लिए आपकी एक जिम्मेदारी ये है कि आप इन सब टॉपिक्स को पहले से ही पूरा पढ़ के जाए। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जितने भी आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया, इनको आप सारा सारा लिख लीजिएगा। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट है, सारी सारी टॉपिक्स को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक के लिए पूरा कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।